Hello everyone, welcome to SKU Digital Classes. Myself Neha Yadav, Department of Physics. Today's topic is scalar and vector field. हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्केलर एंड वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को समझा था। आज हम समझेंगे स्केलर एंड वेक्टर फील्ड को और उसके बाद समझेंगे ग्रेडियंट को। स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट क्या होता है उसे समझेंगे। तो हम सबसे पहले बात करें स्केलर एंड वेक्टर फील्ड की। इफ़ ए फिजिकल क्वांटिटी हैज़ डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स on the coordinates of the point. The physical quantity is expressed as a continuous function of position of point in that region. The region in which the function represents the physical quantity is called the field of that physical quantity. इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट वैल्यू होती है, तब हम उसको, और जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो हमारी कार्तीय निर्देशांक पद्धति पर डिपेंड करती है, तब हम कहते हैं कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी का जो पॉइंट है वो क्या है, हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम जिस रीजन में ये पॉइंट कंटिन्यूअस फंक्शन के रूप में कार्य करेगा उस रीजन को हम कहेंगे फील्ड। तो स्केलर क्वांटिटीज टू टाइप्स होती है, जो अपनी फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो टू टाइप्स होती है। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटीज होती है जैसे टेम्परेचर एंड पोटेंशियल, और सेकंड होती है हमारी वेक्टर फील्ड जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड। सो दैट स्केलर फील्ड जो है हमारी, उसमें हमने लिया टेम्परेचर को और पोटेंशियल को। तो स्केलर फील्ड को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी ये तीन कार्तीय निर्देशांक है एक्स, वाई और जेड, इसमें हम क्या मान लें, सपोज करें कि यहाँ पर हमारा कोई टेम्परेचर रखा हुआ है, या इसमें एक हमने क्या कर ली, फायर कर दिया इसको। तो जहाँ तक इस फायर आग का जो हम टेम्परेचर फील करेंगे वो इसका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है ये हमारा गोल भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है, जैसे माने ये फील्ड किसी भी आकार की हो सकती है। पर हम यहाँ मान लें कि जैसे हमने कोई रॉड गर्म की और रॉड को हम ये क्या करें कि टाइम डिपेंडेंट स्केलर क्वांटिटीज है, तो जब तक हम रॉड को गर्म करेंगे तब तक ये रॉड क्या होगी, एक समय तक वो गर्म होती रहेगी। उसके कुछ देर बाद हम अगर इसको छोड़ देते हैं और हम इसकी को काट करके माने विभिन्न परतों में देखेंगे तो एक परत माने इसके अंदर की जो परतें मिलेंगी उनमें क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा। उसी को हम कहेंगे फील्ड या उसको कहेंगे आइसोथर्मल सरफेसेस। तो जो स्केलर क्वांटिटीज है, जब हम टेम्परेचर या पोटेंशियल को करते हैं तो हम उनको क्या कर लेते हैं, सरफेसेस को ले लेते हैं। जब हम रॉड या बार के रूप में लेंगे तो हमारे ये बार के रूप में हमको सरफेसेस मिलेंगे। जब हम गोल की चीज़ को लेंगे तो हमें गोल शेप में मिलेगी। अब लाइक जैसे हमें पोटेंशियल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे बिंदु ओ पर कोई है तो हम इसके समकेंद्रित गोलाकार बनाएंगे इसके गोल। तो ये एक पहला सरफेस होगा, इसको हम दे देंगे नाम फाई, और इसको जो दूसरा सरफेस होगा इसको हम नाम दे देंगे फाई प्लस डी फाई। दैट इसी प्रकार हम वेक्टर फील्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इफ ए वेक्टर क्वांटिटी एफ सच एज वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक्सेट्रा एक्सप्रेस्ड ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ पोजीशन एक्स वाई जेड इन ए रीजन सच एज एफ is equal to f x y z, the vector field is said to exist in that region। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई वेक्टर क्वांटिटी है और उसको हम x y z के रूप में एक वेक्टर f द्वारा f x y z द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यह हमारी उस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ फंक्शन वेक्टर फील्ड कहलाएगी। तो इसे द मैग्नीट्यूड, इसमें जो वेक्टर फील्ड होता है उसमें मैग्नीट्यूड और
डायरेक्शन भी भिन्न भिन्न पॉइंट पर भिन्न भिन्न होता है। जैसे जैसे लाइक सपोज करें जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी पॉइंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है तो उसके में जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो फ्लक्स होता है वो बाहर की ओर जाता है, आउटवर्ड होता है, और जो निगेटिव फ्लक्स होता है उसमें जो निगेटिव चार्जेस होता है उसके कारण जो फ्लक्स है वो अंदर की ओर होती हैं, तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड को बनाती हैं। तो जैसे जैसे हम चार्ज के पास जाएंगे हमको फील्ड ज़्यादा, माने जो हमारा फील्ड जो चार्जेस है वो ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे जैसे हम बाहर की ओर आएंगे हम चार्ज को कम फील करेंगे। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा वेक्टर फील्ड। इसके जो वेक्टर फील्ड है उसको हम लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो मैग्नेटिक लाइन होगी या इलेक्ट्रिक लाइन होगी वो एक वक्र बनाएगी, एक फ्लक्स बनाएगी। जैसे हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाए तो हमको इस तरह की लाइनें मिलेंगी, और इन्हीं लाइनों में हम वेक्टर फील्ड को ज्ञात करेंगे। इसके बाद हम पढ़ें आप मेन टॉपिक ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। लेट ए स्केलर फंक्शन एट ए पॉइंट एक्स वाई जेड बी रिप्रेजेंटेड बाई फाई एक्स वाई जेड, द कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ इट्स स्पेस रेट ऑफ variations along three mutually perpendicular axes x, y, z are respectively del phi upon del x, del phi upon del y and del phi upon del z. The gradient of scalar function phi x, y, z is then defined as means यदि कोई स्केलर फलन है और वह किसी बिंदु पर उसके पॉइंट है x, y, z, तो हम उसको कार्तीय निर्देशांक पद्धति में या कार्टेशियन कंपोनेंट्स में फाई एक्स वाई जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो इसकी अधिकतम चेंजेस रेट ऑफ वेरिएशंस हैं ये क्या होंगी, तीन समकोणिक अक्षों के लंबवत हम इसको प्रदर्शित करेंगे डेल फाई अपॉन डेल एक्स से, डेल फाई अपॉन डेल वाई से और डेल फाई अपॉन डेल जेड से। इस प्रकार हम किसी स्केलर ग्रेडियंट के स्केलर को फंक्शन को फाई एक्स वाई जेड के रूप में परिभाषित करते हैं। तो हम लिखेंगे ग्रेड फाई इक्वल आई कैप, ये वेक्टर है, आई जे के यूनिट वेक्टर कहलाते हैं हमारे। तो आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये क्या है, हमारे आंशिक अवकलज पार्शियल डिफरेंशिएशन है ग्रेड फाई के सापेक्ष। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये जो है डेल आई डेल अपॉन डेल एक्स और प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और ये जो फाई है ये आकर हमारा बाहर आ जाएगा। इस प्रकार हम ग्रेड फाई इक्वल लिखेंगे डेल्टा वेक्टर, डेल्टा के ऊपर वेक्टर लगा देंगे और फाई लिख देंगे। इसको हम संकारक या नेबुला भी कहते हैं। इस प्रकार ये हमारा हुआ वेक्टर ग्रेड फाई। तो ग्रेड फाई की जो हमने निकाला उसका जो परिणाम आया, जो रिजल्ट आया वो क्या हो गया, एक वेक्टर के रूप में प्राप्त हुआ। माने स्केलर फील्ड का हमको जो रिजल्ट मिला वो एक वेक्टर राशि प्राप्त हुई जिसको हम डेल्टा फाई के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी हम इस चित्र से समझें तो हमने दो सरफेस लिए हैं, और हमने इसके पहले पढ़ा था जब हमने वेक्टर और स्केलर को पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़े थे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट ओ लिया और ओ के सापेक्ष एक वेक्टर लिया हमने ओ पी, और दूसरा हमने ओ के सापेक्ष वेक्टर लिया ओ क्यू। तो ये हो गए हमारे बिंदु ओ के सापेक्ष दो पोजीशन वेक्टर। और इसी तरह हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कि किसी दिए गए समयांतर में किसी गतिमान वस्तु द्वारा जो दूरी तय की जाती है तो उसका जो डायरेक्शन होता है और कुल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो हमारे यहाँ दो सरफेसों में P और Q के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ हमारा पी क्यू, जिसको हमने पी क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया। तो ओ पी है हमारा आर और ओ क्यू है, हम ओ क्यू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर प्लस डी आर से। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट जो हमने अभी डायग्राम समझा उसी से हम इसको
करेंगे। तो consider two closed equi-scalar surface S1 and S2. Let the value of scalar function be phi and phi plus d phi on the surfaces S1 and S2 respectively. Consider point P and Q on the surfaces S1 and S2 respectively at position vector r and r plus dr from a point taken as origin, that is OP equal r vector r and OQ equal vector r plus vector dr। इस प्रकार जो हमारा PQ आया था उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे S इक्वल T2 माइनस T1। तो यहीं पर हमने रख दिया PQ और हमारा जो T2 है वो हमारा हो गया OQ और जो T1 है वो हमारा हो गया वेक्टर OP। हम इनकी वैल्यू रख देंगे। तो हमने देखा था PQ OQ की वैल्यू थी R प्लस DR और OP की वैल्यू थी DR। तो यहाँ से ये थी हमारी R, तो RR यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और PQ बचेगा हमारा DR के। लेट द perpendicular distance of the surfaces S from the point P on the surfaces S1 be PP dash equal dn and unit vector in the direction of PP dash B n cap। तो अभी हमने डायग्राम में देखा था कि दो पृष्ठों के जो बीच की लंबवत दूरी है वह क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो हम जो ये PP डैश को वेक्टर n द्वारा डिनोट कर रहे हैं और जो ये P और P डैश की जो दूरी है इसको हम क्या कर रहे हैं, dn द्वारा दे रहे हैं। तो हमने PP डैश इक्वल लिखा PQ cos थीटा। PQ cos थीटा का मान आया था हमारा dr और यहाँ cos थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0, यानी cos 0 का मान हो गया 1। तो हम PP डैश को dn लिख सकते हैं और PQ cos थीटा को dr cos थीटा, ये इस प्रकार हम dn बराबर लिखेंगे n कैप डॉट dr। Since the perpendicular distance between the two surfaces is the minimum distance between them, therefore the rate of increase of scalar function phi at the point P is maximum along PP dash, which is equal to del phi upon del n। तो जो फाई में अधिकतम बढ़ने की दर है वो किस दिशा में है, PP डैश की दिशा में है, इसलिए हमने लिखा d फाई इक्वल d फाई अपॉन dn इंटू dn। तो dn का मान हमने अभी निकाला था तो आया था हमारा n कैप dr। तो हमने यहाँ पर d फाई बराबर लिख दिया डेल फाई अपॉन डेल n कैप इंटू dr। इसको दिया हमने इक्वेशन 2 नाम। अब हम जब पहले ही कहा था, परिभाषा से डिफाइन किया था कि हम स्केलर फलन को कार्टेशियन पोजीशन में फाई एक्स वाई जेड द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तब हमने इसको किया, इसका अवकलन किया। तो डी फाई बराबर हमने लिखा इक्वल लिखा डेल फाई अपॉन डेल एक्स और मल्टीप्लाई कर दिया डी एक्स का, प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाई डी वाई प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स और मल्टीप्लाई डी जेड। अब हमने क्या किया, डेल फाई को ये आई यूनिट डेल फाई अपॉन डेल एक्स और प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड और ब्रैकेट बंद, और इसको जो डी एक्स डी वाई डी जेड है इसको यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके अलग कर लिया। तो इस आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड इसका मान इक्वल होता है डी आर के, और इसका मान हमने इक्वेशन फर्स्ट में देखा था किसके बराबर था, डेल फाई के, डेल्टा फाई के। तो इसका मान हमने लिख दिया डेल्टा फाई और इसका मान रख दिया हमने डी आर के। तो डी फाई बराबर आ गया हमारा डेल फाई डॉट डी आर। अब हमने जो इक्वेशन 2 है और इक्वेशन ये 3 है, इसको हमने इक्वेशन 3 नाम दिया। इन दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं। तो डेल्टा फाई डॉट डी आर इक्वल डेल फाई अपॉन डेल एन और एन डी आर डी आर कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर आया हमारा डेल्टा फाई इक्वल डेल फाई अपॉन डेल एन
or unit vector n. Gradient of a scalar field is a vector quantity whose magnitude gives the maximum space rate variation of that scalar quantity at that point, and its direction is that in which the space rate variation is maximum. इस प्रकार हमको किसी स्केलर क्षेत्र में जो ग्रेडियंट है, स्केलर क्षेत्र का जो ग्रेडियंट है वो एक हमें वेक्टर राशि प्राप्त हुआ, और इसके जो बढ़ने की दिशा होती है अधिकतम होती उसी दिशा में होती है जहाँ पर वह स्केलर फील्ड है. थैंक यू.